अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ एक चुड़ैल की लर्जा बादाम कटती रुदात। जब वो सामने आई तो लोग हैरान हो गए। खौफनगर डायरेक्टर नोमी अपने ऑफिस में बैठा सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। इसके साथ ही वो काफ़ी गहराई में जाकर सोच रहा था कि अचानक ऑफिस के दरवाजे पे दस्तक हुई। तो नोमी ने अपने ख्यालात को दूर किया और कहा, कौन है, आ जाओ। दरवाज़ा खुला और इसके साथ ही एक शख्स ऑफिस में दाखिल हुआ। नोमी को सलाम करने के बाद मुस्कुराते हुए कहने लगा, डायरेक्टर साहब मुबारक हो, आपकी तलाश ख़त्म हो गई। ये सुनकर नोमी ने सिगरेट डस्टबिन में फेंका और इस शख्स की बात सुनने के बाद तजस्सुस से पूछा, मैं समझा नहीं अशफाक हुसैन, तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर बात करो। अरे डायरेक्टर साहब, आप ही तो मुझे अपनी सीरियल खौफनगर के लिए लोकेशन ढूंढने के लिए कहा था। शायद आप भूल गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भूला नहीं था, बल्कि मैं ज़रा अपने इस सीरियल को लेके कुछ सोच रहा था। तुम बताओ, मिली कोई लोकेशन के नहीं? अरे सर, लोकेशन तो आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा बेहतर मिली है। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सच कह रहा हूँ कि एक ऐसी हवेली ढूंढी है मैंने जो सदियों पुरानी है। इससे वजूद में आए हुए कम से कम 400 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है, लेकिन इस हवेली की साख्त आज भी ऐसी है जैसे बिल्कुल नई तामीर की गई हो। मगर मकामी लोगों से इस हवेली के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सदियों पहले वो हवेली को राजा ने बनवाया थी अपने लिए। इसे शहर के शोर शराबे से सख्त नफ़रत थी, इसलिए इसने एक वीरान जगह का इंतखाब किया, और जहाँ सबसे ज़्यादा वीराना था या लोगों का आना जाना बहुत कम था, वहाँ उसने हवेली की बुनियाद रखी। काफ़ी सालों तक वो और राजा इस हवेली में रिहाइश पजीर रहा, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ। एक एक करके राजा की सारी फैमिली और इस हवेली में रहने वाले सारे लोग पुरस्कार तौर पे मारे गए। इस वक्त के मकामी लोगों ने इनकी लाशें हवेली के साथ ही दफना दी और यूं जैसे वहाँ एक कब्रिस्तान सा भी आबाद हो गया। मैंने देखा है वहाँ पर कब्रों की तादाद 30-40 के लगभग होगी, और सबसे अच्छी बात, आपके सीरियल वाली कहानी की डिमांड के मुताबिक कब्रें हवेली के साथ ही हैं और वहाँ बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं। लेकिन अशफाक, यहाँ वहाँ शूटिंग करने के लिए हमें किसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी? किसी की नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो हवेली किसी की ना तसल्लुत में है, ना कोई इसका मालिक भी नहीं, और ना ही कोई हवेली में आता जाता है। इसके बरक्स जब भी मैंने हवेली के अंदर जाके देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर कोई ना कोई तो यहाँ रहता होगा, क्योंकि मैं इतने सालों से वीरान पड़ी इस हवेली में कहीं कूड़ा करकट नहीं दिखाई देता। मुझे तो वो जगह बहुत अच्छी लगी है। आगे अपनी मर्ज़ी। ठीक है अशफाक हुसैन, अगर तुम ढूंढ आए हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम कल ही टीम के साथ वहाँ रवाना हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, हमारे जाने से कबल वहाँ पर रिहाइश की सेटिंग करवा दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए डायरेक्टर और बाकी स्टाफ को। ठीक है सर, आप जैसे आपका हुक्म, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। ये कह के अशफाक वहाँ से चला गया। डायरेक्टर नोमी सुक्का सांस लिया और सीरियल के एक्टर्स और बाकी स्टाफ को फ़ोन करके कल के बारे में बताने लगा। तमाम लोगों ने जो सीरियल में काम करने वाले थे सब ने हाँ कहा सिवाय अमजद और साइम के। उन्होंने कहा, डायरेक्टर साहब आप लोग चल के बाकी एक्टर्स के शूट ले लीजिए, हम दोनों कुछ दिन बाद आ जाएंगे। हालांकि खौफ नगर सीरियल के मरकज़ी किरदार वो दोनों थे, अमजद और साइम, जो अपनी दूसरी मसरूफियत के बाइस नहीं आ सकते थे। लिहाजा अगले रोज़ दोपहर होने तक नोमी ने तमाम स्टाफ को इकट्ठा कर लिया। उन्हें बताया कि हम अपनी सीरियल खौफनगर के लिए एक ऐसी हवेली में शूटिंग करने जा रहे हैं जो सदियों से वीरान पड़ी है। सबको ये सुन के हैरत हुई, लेकिन जहाँ वो सब चल रहे थे वहाँ किसी के दिल में इनकारी की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती थी, सिवाय इसलिए सारा स्टाफ अपना ज़रूरी सामान बांधे गाड़ियों में जा बैठा और यूं हुई इस हवेली की जानिब रवानगी। शाम होने से कब सारे लोग हवेली तक पहुंच गए।
अशफाक हुसैन वहाँ पहले ही तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए बैठा था। अशफाक ने स्टाफ को हवेली के मेन गेट पे खड़ा होकर वेलकम कहा और स्टाफ की गाड़ियाँ हवेली के अंदर चली गईं, सिवाय एक कार के वो बाहर ही खड़ी करना पड़ी क्योंकि हवेली में गाड़ी खड़ी करने की और गुंजाइश ना थी। तमाम स्टाफ मेंबर्स ने हवेली का बगौर मुशाहिदा किया और डायरेक्टर नोमी से तरह तरह के सवाल किए हवेली के बारे में। शाम गहरी हुई तो नोमी ने सीरियल के लिए शूट के लिए सेट लगवाया। सब तैयारी मुकम्मल हो गई और यूं इस वीराने में रात का सन्नाटा भी अपने उरूजों पे पहुंचने के लिए बेताब हो गया। डायरेक्टर नोमी ने अपने शूट की एक्टर एक लड़की हुमा को शूट समझाया। इस तरह से इसे छत पे जाके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती पकड़ के ख्यालों में खड़े होने की अदाकारी करनी है और इशारे से बताया कि वहाँ तक चल के जाना है तुम्हें और सारा शूट में छत की दीवार के साथ साथ चलना है ताकि शूट लेने में आसानी रहे। थोड़ी देर बाद नोमी का जो असिस्टेंट था मुनीब, उसने हुमा को छत पर छोड़ा और इसे शूट दोबारा से समझा के नीचे आ गया। जब शूट रेडी हो गया तो हुमा मोमबत्ती लिए दीवार के साथ साथ चलने लगी। अभी वो चल के थोड़ी ही दूर गई थी कि इसे छत पे एक निहायत बुरी शक्ल वाली औरत दिखाई दी जिसके बाल बिखरे हुए थे और दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। वो हुमा को अपनी तरफ इशारा करके बुलाने लगी, आओ आओ मेरी तरफ आओ। वो औरत हुमा के अलावा किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। वो औरत हुमा को बुला रही थी और हुमा बेख्तियार होकर उसकी जानिब चली जा रही थी। शूट मुकम्मल होने पे नोमी ने कट का इशारा दे दिया। सारा स्टाफ अब अगले शूट की तैयारी करने लगा, मगर हुमा इस अनजानी औरत के इशारों पे चल रही थी। तभी वो औरत छत से बागीचे में हवा के ज़ोर पे खड़े होके इसे बुलाने लगी और हुमा बेख्तियार होके दीवार पे चढ़ गई। अभी वो दीवार पे चढ़ी ही थी कि किसी ने डायरेक्टर नोमी से कहा, शूट तो ख़त्म हो गया पर ये हुमा दीवार पे क्यों खड़ी है। नोमी ने और इसके असिस्टेंट मुनीब ने जब ये देखा तो हुमा को आवाज़ें देने लगे, हुमा क्या कर रही हो, पीछे हो जाओ, मत चढ़ो दीवार पर। मगर हुमा तो जैसे किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। इससे पहले कि वो दीवार से ना दिखने वाली औरत के कहने पे छलांग लगाती, मुनीम ने आकर इसे पकड़ लिया और दीवार से नीचे उतार के चिल्लाने लगा, तुम पागल हो गई हो हुमा, ये क्या करने जा रही थी, तुम दीवार से क्यों कूद रही थी, तुम बोलो, अगर गिरकर मर जाती तो क्या जवाब देते हम तुम्हारे घर वालों को। हुमा ने होश संभाला तो कहा, मुनीब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, वो मुझे अपने पास आने के लिए कह रही थी और मैं बेसाख्ता होकर इसकी जानिब चल पड़ी। मुनीब ने आसपास देखा और कहा, कहाँ है वो बूढ़ी औरत, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुनीब, मेरा यकीन करो वो यहाँ पर थी। हुमा, ये तुम्हारा वहम होगा, अगर यहाँ कोई चीज़ होती तो ज़रूर दिखाई देती हमें। इतने में बाकी सब लोग भी हुमा और मुनीब के पास आ गए। डायरेक्टर नोमी ने दरियाफ्त किया क्या हुआ हुमा को, तो मुनीब ने कहा, सर हुमा कह रही है कि इसने यहाँ किसी बूढ़ी औरत को देखा है जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। अरे हुमा, क्यों ऐसी बातें करके सबको खौफज़दा करना चाहती हो, अगर यहाँ ऐसा कुछ होता तो सबको दिखाई देता। यहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं है, चलो उठो और जाओ सब नीचे और अगले शूट की तैयारी करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाकी सारा स्टाफ छत से नीचे आ गया, सिवाय डायरेक्टर नोमी के। वो छत पर ही खड़ा रहा और आसपास के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ के इधर उधर देखता रहा। उससे एक कमज़ोरी सी आवाज़ सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ। नोमी ने मुड़ के देखा तो इसके औसान ख़ता हो गए, क्योंकि वही बूढ़ी औरत इसके सामने खड़ी थी और कह रही थी, मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर तुम्हें इसलिए अपना चेहरा दिखाया ताकि तुम दोबारा ये ना कहो कि इस हवेली में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं रहता, मैं भी यहीं रहती हूँ। अब तो ना कहोगे ना कि कोई नहीं है यहाँ पर अचानक औरत ने अपना हाथ नोमी की तरफ किया तो नोमी की रूह जिस्म से खारिज होती महसूस हुई और वो चिल्लाने लगा। इसकी आवाज़ सुन के सारे लोग छत पे आए तो इस बुढ़िया को देख के दंग रह गए और कुछ वहाँ से नीचे भाग आए। मुनीब ने फ़ौरन नोमी को उठाया और नीचे ले आया तो नोमी ने कहा, हुमा तुमने ठीक कहा था, वो औरत नहीं एक चुड़ैल है जो इस हवेली में रहती है
और यहाँ आने वालों को मार देती। हमने यहाँ आके गलती कर दी और दम तोड़ दिया। नौमी की इस तरह मौत ने सबको झंझोड़ के रख दिया। कई लोग ये कहने लगे कि हमें इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। अभी वो 2 कदम ही बड़े होंगे कि बाहर की जानिब ज़बरदस्त तूफ़ान आंधी आ गई। दरख्तों के पत्ते उड़ उड़ के हवेली में मौत का समा बांध रहे थे। मुनीब ने कहा, सब कमरे में चले जाओ, कोई भी बाहर ना रह जाए, बहुत तेज़ तूफ़ान है। वो लोग डायरेक्टर नौमी की लाश भी वहीं बाहर छोड़कर अंदर चले गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि किसी की चीख सुनाई दी। सब लोग कमरे से बाहर आए तो देखा वो लोग 2 लोग मरे पड़े थे और वहाँ से डायरेक्टर नौमी की लाश गायब हो चुकी थी। जैसे ही ये लोग उन्हें देखने बाहर आए तो कमरे में मौजूद खौफ से कांपती हुमा की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो अचानक खामोश हो गई और जब मुनीब कमरे में पहुंचा तो हुमा मर चुकी थी और वो सोच रहा था, क्या ये बात है? वो चुड़ैल जिसे भी मार रही है, इसकी आंखों से खून बहने लगता है। बाकी लोगों को साथ लिए जब वो कमरे में हुमा की लाश को अकेला छोड़कर बाहर वालों की लाश अंदर लाने के लिए गए तो ये देख के परेशान हो गए कि उनकी लाशें भी गायब हो चुकी थी। मुनीब दोबारा जब हुमा की लाश के पास आया तो वो भी गायब हो चुकी थी। मुनीब ने सबको इकट्ठा किया और एक कमरे में और कहा, वो चुड़ैल बहुत जालिम है, हम सबको एक एक करके मार रही है। हमारी ज़िंदगी इसी में है कि हम इकट्ठा रहें, एक कमरे में रहे। सब ने मुनीब की बात पे इत्तेफाक किया, लेकिन मुनीब सोच रहा था कि आखिर लाशें गायब कहाँ होती हैं। मुनीब ने अभी इतना ही कहा था कि कमरे की हर चीज़ गिरने लगी। मजबूरन सबको कमरे से बाहर आना पड़ा और बाहर इतना तूफ़ान था कि जैसे ये सब बाहर निकले एक दूसरे से जुदा हो गए और एक एक करके वो चुड़ैल सबको मारती रही। मुनीब ने जब यह खौफनाक मंजर देखा तो छत पर चला गया और भागकर और बच निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी मुनीब की नज़र बाहर वाले कब्रिस्तान पर पड़ी और तूफ़ान भी थम गया। मुनीब ने छुपकर देखा, वो चुड़ैल मरने वालों की लाशें कब्रिस्तान ले जा रही थी और किसी न किसी कब्र पर रख देती तो थोड़ी देर बाद वो लाश अपने आप ही कब्र में समा जाती। यह खौफ का मंजर देख के मुनीब का दिल दहल गया, मगर इसने हार ना मानी। पूरी रात में सारा स्टाफ मारा जा चुका था सिवाय मुनीब के। मुनीब ने अपने साथ होने वाली जुल्म की कहानी एक कागज़ पे लिख दी। इतने में सब सुबह नमूदार होने लगी। मुनीब कमरे से निकला और बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी में बैठ के इसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हो सकी। तभी इसकी नज़र सामने खड़ी वहशत फैलाती चुड़ैल पे पड़ी। वो पूरी तरह मुनीब को मारने के लिए तैयार खड़ी थी। तो मुनीब ने गाड़ी से निकल के कब्रिस्तान की तरफ भागा, मगर मुनीब ठोकर लगने से गिर गया और वो चुड़ैल इसके ऊपर झपट पड़ी। इसने अपने तेज़ नाखूनों से मुनीब को चीर फाड़ डाला। मुनीब कर्राता हुआ वहीं पर रेत के ज़र्रों की तरह कब्र में समा गया। यूं सारे स्टाफ की मौत एक ही रात में हो गई और किसी को कुछ इल्म भी ना हुआ। दूसरे रोज़ वादे के मुताबिक अमजद और साइम हवेली आ पहुँचे तो उन्होंने जब हवेली में किसी को ना पाया तो परेशान हो गए। फिर साइम की नज़र मुनीब के लिखे हुए कागज़ पे पड़ी तो वो कहने लगा, ओ मेरे खुदाया, तो सब मारे गए। लेकिन इस लम्हे साइम ने कुछ सोचते हुए पीछे वाले कब्रिस्तान का रुख किया और वहाँ पे कब्रें खोदना शुरू कर दी। पहली कब्र से उसे मुनीब की लाश, फिर डायरेक्टर नौमी की, फिर कब्र से बालों का गुच्छा मिला। साइम ने वो बाल जैसे ही कब्र के अंदर जलाए तो वो चुड़ैल चिल्लाती हुई वहाँ आ गई और बालों के साथ ही जल के राख हो गई। अमजद ने साइम से पूछा, क्या मामला था? तो साइम ने कहा, डायरेक्टर नौमी की कहानी जो कि सीरियल वाली थी सच साबित हुई। मुनीब ने अपने साथ होने वाला वाक़या लिखा। जब वो पढ़ा तो मुझे कहानी याद आ गई। इसका एंड चुड़ैल के बाल जलाने से होना था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।